चैप्टर का नाम है गति। गति का मतलब होता है क्या? मोशन होता है। तो सबसे पहले मोशन या गति क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक पॉइंट है। हमने कहा कि यहाँ पर एक पिलर खड़ा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी। कुछ समय के बाद मान लो कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चली गई, यहाँ से यहाँ पर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी रेफरेंस पॉइंट है तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सापेक्ष किसी वस्तु की पोजीशन में जो परिवर्तन होता है उसी को गति कहा जाता है। सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, किसी भी वस्तु की जो गति है वो बदलेगी और उसी को हम लोग गति कहेंगे। यानी किसी रेफरेंस पॉइंट या किसी भी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसी को गति कहते हैं। अब गति के विपरीत दूसरी कोई चीज होगी तो वो विश्राम में होगी। यानी कि जब वस्तु स्थिर हो और गति ना कर रही हो तो हम लोग उसे कहेंगे विश्राम की स्थिति। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक छोटा पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस क्या है या दूरी क्या होती है। डिस्टेंस का सीधा सा मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से यहाँ गई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के द्वारा जो तय की गई पथ की लंबाई है, मान लो 10 मीटर हम गए तो इसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। तो किसी भी वस्तु के द्वारा यात्रा किए गए कुल पथ की लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी। और दूरी एक तरीके की अदिश राशि है। क्यों है इसको जरा हम अभी सीखेंगे। अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा पथ होता है। ये कुल दूरी नहीं होती है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से पहले यहाँ गए ए से बी पॉइंट तक और फिर हम बी से सी तक, तो हमने कुल दूरी कितनी ट्रेवल की। जैसे मान लो कि ये 10 है, 15 है, ये 20 है, तो कुल दूरी हमने हमने ट्रेवल की कितनी, 20, 10, 30 और 5, 35 हमने डिस्टेंस कवर करी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कुल दूरी नहीं होती है, बल्कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये जब आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 25 आएगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो अलग चीज है। समझ पा रहे हैं। विस्थापन जो है वो कैसी राशि है, तो विस्थापन एक तरीके की सदिश राशि है। यानी कि जहां पर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी, डेफिनेटली होगी। सपोज करो कि हम यहाँ पर जाते हैं 100 मीटर, कोई भी व्यक्ति ए से बी तक गया, ठीक है, 100 मीटर गया ए से बी तक, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 100 मीटर, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है मान लो 100 मीटर और फिर बी से ए तक आता भी है 100 मीटर, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, तो डिस्टेंस हो गई 200 मीटर। लेकिन अगर हम वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी कि विस्थापन की बात करेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कोई भी यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेवल करता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, यानी कि वो इसी पोजीशन पर खड़ा हुआ था और फिर से इसी पोजीशन पर आ गया, यानी कि क्या है कि वो सेम पोजीशन पर खड़ा हुआ है, तो उसकी स्थिति में अभी जो परिवर्तन है एक्चुअल में वो जीरो हुआ, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आप अंतर समझ पा रहे हैं क्या होता है। दो चीजें हैं। एक होती है हमारी, जिसे हम लोग कहते हैं सर अदिश राशियां, और दूसरी हमारी होती हैं सदिश राशियां। इनके बीच में भी हम डिफरेंस सीख ही लेते हैं कभी से।
ठीक है। तो अदिश राशि और सदिश राशि एक्चुअल में क्या होती है? तो अदिश राशि का मतलब वो राशि जहां पर हमें केवल और केवल परिमाण यानी कि केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान पता चलता है। संख्यात्मक संख्यात्मक मान, अगर हमें केवल ये बात पता चले तो वो अदिश राशि है। यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया एग्जाम्पल में, दूरी है आपका, गति है आपकी, समय है, तो ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल आपको पता चलेगा तो वो परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। जैसे कि डिस्टेंस है, गति है और समय है। सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, और साथ में अगर दिशा भी बतानी पड़े तो वो सदिश राशि है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विस्थापन, अभी हमने देखा। अब विस्थापन में क्या है कि ये सदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर बात डायरेक्शन की भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट, तो किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये एक सदिश राशि है। ऐसे ही वेग हो गया, तो वेग भी एक तरीके की सदिश राशि है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप समझते हो चाल, चाल का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ हम टाइम एकदम बर्बाद नहीं करेंगे, जस्ट वी हैव टू रिवाइज ऑल द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से देखते चलें। डिस्टेंस का मतलब हो गया स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है ये बात? बिल्कुल, बढ़े आगे। एक छोटी सी बात, पहली चीज कि अगर हमें कोई भी राशि किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है और इसे हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे 5/18 से गुणा करेंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, एक छोटी सी बात, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम लोग एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो एसआई यूनिट्स जो है, इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई यूनिट की जो स्थापना है वो 1960 में स्टैब्लिश की गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और आगे चलते सॉरी, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, और वो बात ये है कि गति आखिर है क्या? तो गति क्या है बताइए? गति एक्चुअल में वो रेट है, वो दर है जिस पर किसी वस्तु की स्थिति जो है वो समय के साथ में बदलती है। कहने का मतलब, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ थी, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गई, तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पोजीशन में चेंज हुआ, लोकेशन उसकी बदली, बिल्कुल समय के साथ। तो ये वही दर है जिस पर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ में बदलती है और बिना गति की दिशा की परवाह किए, यानी कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, इस बात को याद रखना। और ये एक तरीके की अदिश राशि है, ये हमने बताई क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है औसत गति का। कोई बताएगा क्या होता है औसत गति? तो औसत गति का सीधा सा मतलब होता है जितनी हम लोगों ने दूरी तय करी, मतलब कुल तय दूरी और उसमें कितना टाइम लगा, यानी कि कुल कुल समय, इसी को औसत गति या एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत गति वो अनुपात होता है जिसमें वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय दूरी को
करने में लगे कुल समय से विभाजित किया जाता है, और औसत दूरी मतलब औसत गति भी एक तरीके की अदिश राशि है। जब गति एक अदिश राशि है तो ये भी अदिश राशि हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अगला गति के प्रकार। तो गति के प्रकारों में अगर हम बात करें तो गति एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एक समान गति और एक होती है हमारी असमान गति। बताइए मैं, ठीक है। एक समान गति क्या होती है? एक समान गति में वस्तु जो है वो निरंतर वेग से एक सीधी रेखा में चलती है, जिसका अर्थ ये होता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। यानी कि इस केस में जो त्वरण होगा, त्वरण वो क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा त्वरण जीरो? क्योंकि यहाँ पर जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो कांस्टेंट होगी। ये सब क्यों होता है वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे जब आप फिजिक्स की क्लास में जुड़े रहेंगे तब। एक साथ सारी चीजें बताना असंभव जैसा है। मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, एक समान गति का मतलब यही है कि एक समान गति में जो वस्तु है वो एक निरंतर वेग से बराबर स्पीड से जो है वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में उसकी स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर घंटे, मान लो जैसे 10 किलोमीटर पर घंटे थी पहले 2 घंटे में, फिर अगले 3 घंटे में मान लो कि स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटे हो गई। ऐसा नहीं, इन 5 घंटों में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। यही एक समान गति होती है, ठीक है। अब एक समान गति भी कई तरीके की होती है, रेखीय या फिर सीधी रेखा में गति। एक वस्तु का एक सीधी रेखा में स्थिर गति या स्थिर वेग से चलना वो कहलाता है रेखीय गति या सीधी रेखा में गति, ठीक। और वृत्तीय गति फिर एक होती है। क्या होती है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। एक वस्तु का वृत्तीय पथ पर स्थिर गति या स्थिर कोणीय वेग से चलना वो वृत्तीय गति है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें घूर्णन गति की, क्या होता है घूर्णन गति? एक वस्तु एक निश्चित एक्सिस के चारों ओर अगर मोशन कर रही है तो उसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। और इसके बाद असमान गति। असमान गति का मतलब होता है जब किसी वस्तु की गति या दिशा समय के साथ में बदलती रहे तो उसे बोलते हैं असमान गति। मान लीजिए कि पहले 2 सेकंड के लिए कोई भी कार मान लो 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में ट्रेवल करती है, और अगले 2 सेकंड में वही सेम कार 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो देखिए ये गड़बड़ है ना मामला। इसका मतलब ये असमान गति हो गई। बिल्कुल, असमान गति भी सीधी रेखा में हो सकती है। एक वस्तु बदलती गति या त्वरण के साथ सीधी रेखा में ट्रेवल करे, हो सकता है ये सर्कुलर मोशन हो, वृत्तीय गति हो। एक वस्तु जो बदलती गति या त्वरण के साथ वृत्तीय पथ पर गति करती है। और घूर्णन गति का मतलब है एक वस्तु जो एक निश्चित अक्ष के चारों ओर बदलती कोणीय गति या कोणीय त्वरण के साथ में घूमती है। एक समान गति का जो ग्राफ होगा, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये टाइम को अगर दिखाता है तो ये किसे डिस्टेंस को यानी कि दूरी को, ये मीटर में, एंड दिस इज सेकंड, ये सेकंड। तो जो एक समान गति का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। मतलब ये है कि समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस। देख रहे हैं आप, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3। तो मतलब समान समय अंतराल में यहाँ पर भी समान परिवर्तन होगा। जितना हम टाइम में परिवर्तन करेंगे उतना ही डिस्टेंस में परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में समान दूरी, इसे एक समान गति कहते हैं। लेकिन असमान गति का जो ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं जाएगा, वो ऐसे 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 कुछ भी चला जाएगा।
तो इसमें ये नहीं है कि समान समय अंतराल में समान दूरी कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, देखो कर रहा है ऐसा नहीं। यहाँ तो हमने इतना चेंज किया, मान लो 10 का, यहाँ तो 0 ही चेंज हुआ है ना, तो ऐसा नहीं। तो ये असमान गति का ग्राफ हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। फिर कंपन गति का मतलब जैसे कोई भी तार है इस तरीके से लगाया गया, इसको इधर खींच रहे हैं तो कंपन गति होगी। जैसे मान लो कोई भी बॉक्स रखा है, इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, रेखीय गति होगी। इस तरीके से मोशन हो रही है इस पाथ पर तो वक्रीय गति होगी। और मान लो कि कोई भी धागे से कुछ भी बांध लिया इस तरीके से और इसको इधर खींचा, तो फिर ये इधर की ओर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं ये सब आप जानिए, दोलन गति इसे कहते हैं। फिर इसके बाद अगर किसी भी सर्कुलर पाथ के अराउंड गति है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पंखा अगर मोशन कर रहा है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, है ना। आगे अब बात करते हैं कि वेग क्या है। वेग, तो वेग वो दर होती है जिस पर कोई वस्तु किसी विशिष्ट दिशा में अपनी स्थिति बदलती है। गति के विपरीत वेग एक जो है, पहली चीज कि ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण भी होता है और प्लस दिशा भी होती है। और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है टाइम के साथ, और वो भी डायरेक्शन भी है किस दिशा में, ठीक है। वेग वो दर है जिस पर कोई वस्तु किसी विशिष्ट दिशा में अपनी स्थिति जो है वो बदलती है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो हमने आपको बता ही दिया, दैट इज मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। और वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब है विस्थापन बटा में समय, अपान में समय। वेग का मतलब है विस्थापन बटा में समय। वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है ओडोमीटर। व्हाट इज ओडोमीटर? तो ओडोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, इसे मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, ओडोमीटर का। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे त्वरण के बारे में। तो व्हाट इज त्वरण? क्या होता है त्वरण? तो त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, और किसी वस्तु की गति या दिशा या दोनों कितनी तेजी से बदल रही है, यही त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इसे एसी से दिखाते हैं, और ये होता है क्या? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपान में समय। समय मतलब डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन अपान में समय डेल्टा टी। यानी कि यहां पर हुआ हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में क्या? समय। तो इसका मतलब हो गया सर v माइनस यू अपान में टी, डेल्टा टी मान लो। तो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है एक्चुअल में, ठीक है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये बताता है कि वस्तु की गति या दिशा या दोनों जो है वो कितनी तेजी से बदल रही, इस बात को ध्यान रखिए। एक समान वेग तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, जैसे इस तरीके से ग्राफ होगा, चाहे एक समान गति हो या एक समान वेग हो, हम जानते हैं ये टाइम होगा और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, याद रखें।
अब जैसे विस्थापन और समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं। विस्थापन समय ग्राफ, प्योर हिंदी बैठ के हिंदी में ही सब कुछ पढ़ना चाहिए। विस्थापन समय ग्राफ, समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में हाँ, विस्थापन समय ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि समय बदल रहा है बार बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर समय बदलने के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये स्थिर शरीर के लिए है, या कह लो कि विश्राम अवस्था के लिए है। और इसी अवस्था में आप जानते हैं कि टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये विश्राम अवस्था है। लेकिन अगर समय बदले और उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी हो, समय अगर 1 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट ये भी बढ़ गया, ये 2 यूनिट हुआ, ये भी 2 यूनिट हो गया। मतलब ये एक समान क्या है, एक समान गति के लिए ये एब्सोल्युटली एक समान गति है। ग्राफ ऐसा चला जाए असमान, टाइम बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज बराबर थोड़ी ना आ रहा है। यहाँ पर जैसे हमने टाइम को 1 अगर बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 बढ़ गया। यहाँ पर अगर हमने 2 किया तो ये 5 हो गया, कोई बराबर थोड़ी ना हो रहा है चेंज। ठीक है, तो ये असमान गति के लिए है, और असमान गति में जो गति होती है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। असमान, ये तीनों ग्राफ आपको आई होप समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, अगली वीडियो बना सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 मिनट। एक होती है हमारी एक मिनट, उत्सव अवधारणा। आप लोगों ने पता नहीं सुनी है कि नहीं, नई बात है। उत्सव अवधारणा क्या होती है, सीधी रेखा में गति का संख्यात्मक विश्लेषण। अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी रेखा में गति कर रही है, तब हम लोग उत्सव अवधारणा की बात करेंगे। एक समान त्वरण के मामले में, एक समान त्वरण है, कैसा त्वरण है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण है, तो उस केस में गति के 3 समीकरण होते हैं जो निरंतर त्वरण के साथ किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं। 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। सीधी रेखा में गति हो रही है, एक समान त्वरण है, तब ये गति के 3 समीकरण बनते हैं। और जहां पर v जो है वो अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, s दूरी है, और क्या बचा, बस खत्म हो गया, t टाइम है ना। ओके, अगर जब कोई वस्तु मान लो स्थिर स्थिति से, मुक्त रूप से, मान लो कोई भी वस्तु थी स्थिर थी, अब स्थिर स्थिति से अगर वो मुक्त रूप से गिरे, मुक्त रूप से गिरे तो पहले स्थिर थी, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखनी है। और एक होता है, मान लो आपका जो त्वरण है वो निगेटिव हो गया, यानी कि ऋणात्मक त्वरण हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। किसी वस्तु की गति या वेग में कमी को ये दर्शाता है, जो कि त्वरण समझ लो, इसका मतलब है कि किसी वस्तु के त्वरण या वेग में कमी हो रही।
अब यही गति गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर भी। तो देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। हाँ गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत क्या होती है गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति? तो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति, जिसे मुक्त पतन गति के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु की गति है वो गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरीके से प्रभावित है और वहां पर जो त्वरण होता है वो नीचे की तरफ होता है, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण को जी से लिखते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है। बात समझ में आई। और इस केस में गति के समीकरण v बराबर u प्लस जी से, a को रिप्लेस कर देंगे किससे, g से, और मुक्त पतन होता है यानी कि u को 0 भी कर सकते हैं अगर मुक्त पतन की बात करेंगे तो। s बराबर ut प्लस हाफ, a की जगह g t स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gh, समझ रहे हो, 2as होता है, a की जगह क्या कर दिया g, s की जगह क्या कर दिया हाइट। ये तो गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे की ओर गति। अगर यही गति ऊपर की तरफ हो जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, a की जगह माइनस जी हो जाएगा, तो इस केस में v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बताइए, आप बोलेंगे डेफिनेटली क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं सर। अगली बात हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से, और एक अंतिम बात है जिससे हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो क्या होती है एक समान वृत्तीय गति? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसी को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूमते हुए वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ac बराबर वो क्या होगा, v स्क्वायर अपान में r होगा। ये क्या है, ac का मतलब ये अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण नहीं समझे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर गति करेगी तो उसके वेलोसिटी की दिशा ये होगी, वेग की दिशा ये होगी, और उसके जस्ट 90 डिग्री पर ये त्वरण की दिशा होगी, और इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, जो कि सेंटर की ओर लगता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर का त्वरण, उसी को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो वेलोसिटी की दिशा ये, त्वरण की दिशा ये, ठीक है, ऐसे गति कर रहा है। क्लियर है ये बात? और अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल अगर आपसे पूछा जाए तो अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जो किसी पिंड या वृत्ताकार पथ पर कार्य करता है ना। क्या उस केंद्र की ओर लगता है जिसके चारों ओर पिंड कोई भी घूम रहा होता है। एक समान वृत्ताकार गति में गतिमान किसी पिंड के लिए वस्तु द्वारा प्राप्त गति स्थिर रहेगी, न कि वेग, क्योंकि वेग गति की दिशा पर निर्भर करता है, और वृत्ताकार गति में वस्तु की दिशा प्रत्येक बिंदु पर जो है वो बदलती रहती है, देखो, है ना। और वेग में इस निरंतर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप त्वरण होता है, भली ही गति स्थिर है। हमारी बात समझ रहे हो? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वृत्ताकार गति में गतिमान है, ठीक है, तो गति इसकी स्थिर रहेगी, लेकिन वेग लगातार बदलता रहेगा क्योंकि लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेग अगर बदलता रहेगा तो त्वरण कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। जैसे ac का मतलब क्या होता है, डेल्टा v अपान में टी, यानी कि v माइनस यू अपान में टी।
अब वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो कुछ आएगा ही मान, तो त्वरण होगा ही। वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ठीक है, आज की बात यहीं तक रखते हैं। गति चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। ये मेनली जो है वो किसके लिए है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नीट क्लियर कर जाएंगे या यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए भी सफिशियंट नहीं है, हेल्प मिलेगी। ये मेनली जो है वो रेलवे, एसएससी और यूपी स्टेट के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी समझ विकसित करने के लिए सब आपको बताया जा रहा है। तेजी से क्विक रिविजन है ये फाउंडेशन बैच भी नहीं है, तो इसको उस तरीके से भी ना लें। आप पढ़ के आए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस थैंक यू।